सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर होगा 102। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की हम बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसको जारी किसने किया या कौन जारी करता है। जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लाइफ दो संस्थाएं हैं, ये इसको जारी करती है। ये जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये आयरलैंड की है और वेल्ट हंगर लाइफ ये जर्मनी की संस्था है। और भारत को इसमें 102 रैंक मिली है टोटल 123 देशों में से। और भारत के स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर इसमें है 25.8। वैसे अगर ग्लोबल स्कोर की हम बात कर रहे हैं, वैश्विक पूरा दुनिया का स्कोर कितना रहा, तो 18.3 है। अच्छा, भारत को इसमें किस कैटेगरी में रखा है, तो भारत को भूख की गंभीर यानी कि सीरियस कैटेगरी में रखा है। आपको बता दूं पिछले साल जो भारत की रैंक थी वो 105 थी। वो 105 127 देशों में से थी। और इस बार 102 जो रैंक मिली है भारत को वो 123 देशों में से है। अब वैसे आप पूछोगे कि टॉप पर कौन सा देश है, तो टॉप पर कोई एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं। इन्होंने स्कोर के हिसाब से रैंकिंग दी है। इन्होंने कहा जिनका स्कोर 5 से कम है वो सारे टॉप पर हैं, जैसे कि आर्मेनिया, बेलारूस, बुल्गारिया, चिली और भी कई तरह के देश हैं। तो कोई एक याद नहीं रखना है हमने टॉप के लिए। तो आप तो भारत की रैंक यहाँ पे याद रखना। भारत की रैंक की अगर आपसे पूछेगा तो पूछेगा कि भारत की रैंक क्या है, तो 102 है। और लास्ट में जरूर बता दिया कि लास्ट में 123वें स्थान पर कौन है, तो सोमालिया देश है। मतलब स्कोर से आप क्या देख सकते हैं कि जिसका स्कोर सबसे कम है ना, वहां पे भुखमरी कम है। जैसे मैंने कहा कि टॉप पर उन देशों को रखा है जिनका स्कोर 5 से कम है, और भारत का स्कोर कितना है 25.8। मतलब भारत का स्कोर ज़्यादा है, भुखमरी यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए भारत को 102 नंबर पे रखा है। अच्छा, ये जो रैंकिंग है ये किस आधार पे जारी की गई है, तो इसके 4 आधार हैं, 4 पिलर्स हैं। अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, बाल दुर्बलता और बौनापन। तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पर उड़ीसा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अभी जो 2024 का आया था उसमें भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पर कर्नाटक है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। और पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक आया था, उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉप पर गुजरात रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। और जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स पहली बार जारी हुआ। किसने जारी किया, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर, और टॉप पर पटना जिला रहा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 नंबर पर है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। और मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 102 है। तो ये दोनों देखो ऐसे लिंक करके याद रख लेना। अभी जो भुखमरी सूचकांक है उसमें भी भारत 102 पे है, और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भी भारत 102 नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 10वें स्थान पर है। पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है, फिर नीदरलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर कौन है, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा जिला टॉप पर रहा, हनहथियाल जो कि मिजोरम का है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर है, और भारत में टॉप पर बंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। उसके अलावा स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पर ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। और भारत से टॉप पर दिल्ली है, दिल्ली पूरी लिस्ट में 104 स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, अच्छा ग्लोबल पीस इंडेक्स तो हमने पीछे भी पढ़ लिया कि भारत 115 पे है, आइसलैंड टॉप पर है। NIRF 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास टॉप पर रहा था, ये याद रखना। इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी ये टॉप पर था। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। तो लगभग बहुत सारे इंडेक्सेस मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए, लगभग 25-26 हमने देख लिए। और ये सारे इंपॉर्टेंट वाले ही मैंने आपको रिवाइज कराए हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो क्यों। पहले तो प्रश्न देखते हैं कि भारत और किस देश के बीच अभी इन रॉकिन
ROKN अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा यहाँ पे साउथ कोरिया। तो एक्सरसाइज का नाम है INROKN एक्सरसाइज। ये एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है जो हुआ है भारत और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, IN मतलब इंडिया हो गया, ROKN मतलब रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेशन, मतलब साउथ कोरिया की बात हो रही है, तो भारत और साउथ कोरिया के बीच में हुआ। पहली बार पढ़ रहे हैं हम इसे, पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि पहला ही एडिशन है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। और बात करें हुआ कहाँ पे, तो ये साउथ कोरिया के बुसान नौसेना बंदरगाह पर इसका आयोजन हुआ। भारत की तरफ से याद रखना INS सह्याद्री ने इसमें हिस्सा लिया है। शिवालिक श्रेणी का तीसरा जहाज है ये INS सह्याद्री। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, किनके बीच में हुआ, कहां पर हुआ, भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, ये सारी बातें हमने देख ली है। और अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको 2025 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जनवरी से लेके अभी तक जितने भी हुए हैं सारे आपको रिवाइज करवाए थे। आज मैं लेटेस्ट जो लास्ट वाले अभी हुए कुछ 2-3 महीनों में वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन एक बार साउथ कोरिया जरूर लेकर के चलूंगा। ये रहा मैप में साउथ कोरिया, कैपिटल सियोल हो गई है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और अभी इसके प्रेसिडेंट ली जे-म्यूंग बने थे। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं। और अभी इसकी नई स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, कासा है। अच्छा, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको साउथ कोरिया ने अपना सियोल शांति पुरस्कार दिया था। कब दिया था, 2019 में दिया था। और हम साउथ कोरिया से 100 K9 हॉवित्जर तोपे भी खरीद रहे हैं। साउथ कोरिया की एक हनवा एरोस्पेस कंपनी वो बना करके दे रही है। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भी हुआ था साउथ कोरिया में, जहां पे भारत ने 2 मेडल जीते थे। और मेडल टेली में भारत फ्रांस के साथ चौथे स्थान पर रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा हमने। चलो कुछ एक्सरसाइजेज में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी जामाता अभ्यास ये भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था चेन्नई में। अभी सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत सिंगापुर के बीच में हुआ सिंगापुर में। जैपेड एक्सरसाइज ये रशिया ने इसका आयोजन किया, बहुपक्षीय अभ्यास था, भारत ने भी हिस्सा लिया। कहाँ पे, रशिया और बेलारूस में। स्लाइनिक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, कोलंबो श्रीलंका में। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, मेघालय के अमराई में। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, इजिप्ट ने आयोजन किया, इजिप्ट में। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, अलास्का अमेरिका में। और इंदिरा अभ्यास ये भारत और रशिया के बीच में हुआ था भी, राजस्थान के बीकानेर में, जो कि आर्मी वाला एक्सरसाइज था। क्योंकि इसी साल इंदिरा एक्सरसाइज जो नेवल एक्सरसाइज हुआ था, नौसेना वाला संस्करण, वो चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। दोनों में अंतर मैंने आपको समझाया था। और अभी एक ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज भी हमने पढ़ा था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। आप सभी जानते हो हम हर साल 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भैया 16 अक्टूबर को ही? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में, इसीलिए 16 अक्टूबर को मनाते हैं। वैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम इटली में मिलेगा। इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग। स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां, सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर अ हेल्दी प्लेनेट। पहली बार ये दिवस हमने 1981 में मनाया था। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करना है, तो उसमें से कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भुखमरी की बात करता है, भुखमरी समाप्त करने की बात करता है? चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न देता हूँ। और अगर कोई नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं तो आपको बता दूं, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका ट्रिकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो पूरे यूट्यूब चैनल में सबसे नंबर 1 वीडियो अपना इस टॉपिक पे अपना ही चल रहा है। आप सर्च करके देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स। आप अपने चैनल का नाम भी मत डालना, क्रेक एग्जाम, सिंपल सा इतना सा लिख देना, टॉप पर अपना वीडियो आ जाएगा। तो वो वीडियो एक बार आप देख लेंगे तो सारे गोल्स आपको आराम से याद हो जाएंगे। मतलब एग्जाम में आप गलती नहीं करोगे, वो एक बार आप 10-12 मिनट का वीडियो होगा देख लोगे तो। बाकी देखो 16 अक्टूबर को एक और दिवस होता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, वो भी याद रखना, जिसकी थीम भी है एनेस्थीसियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसी, स्वास्थ्य आपात स्थितियों में एनेस्थीसियोलॉजी। और वैसे 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती भी होती है, जिस दिन को हम विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में भी मनाते हैं। इस बार उनकी 94th नंबर की एनिवर्सरी मनाई गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप जानते हो, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, रामेश्वरम तमिलनाडु में 1931 में। इन्हें पद्म भूषण मिला 1981 में, पद्म विभूषण मिला 1990 में, और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी इनको मिल चुका है 1997 में। अब जब भी डे वाला प्रश्न आता है, उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आज आपको टेस्ट के लिए दे रहा हूँ। ये आपका टेस्ट होगा,
अक्टूबर के सारे डेज जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं आप बिना देखे लिखें और चेक करें कि आपको कितने डेज याद हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया का पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टॉलन कल्चरल ऑब्जेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा यूनेस्को। तो अभी यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला स्टॉलन कल्चरल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल म्यूजियम को अभी लॉन्च किया गया। इस वर्चुअल म्यूजियम को बार्सिलोना स्पेन में आयोजित मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया। इस म्यूजियम में दुनिया के चुराए गए या ट्रैफिक किए गए वस्तुओं को दिखाया गया है। मतलब ट्रैफिक किए गए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, ट्रैफिकिंग करना। तो इस म्यूजियम का उद्देश्य क्या है? इन चुराए गए या ट्रैफिक किए गए ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देना और देशों को आपस में जोड़ना। इसमें 240 आर्टिफैक्ट्स को ऐड किया जाएगा जिन्हें वर्चुअल रियलिटी से आप देख सकेंगे। तो याद रखिएगा, दुनिया का ये पहला वर्चुअल म्यूजियम है। किसके लिए? चुराए गए कल्चरल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसे लॉन्च किया यूनेस्को ने। अब यहाँ पे म्यूजियम से संबंधित मैं आपको प्रश्न रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पहले यूनेस्को की बात कर लेते हैं क्योंकि उसी ने इसको लॉन्च किया। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म होती है, स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस हो गया और डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, इसके डायरेक्टर जनरल के बारे में हमने पढ़ा था। अभी इसके नए डायरेक्टर जनरल चुन लिए गए हैं। खालिद अल नैनी उनका नाम है, जो कि इजिप्ट से हैं, और वो स्थान लेंगे औद्रे उजाले का, जो कि फ्रांस से हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट। अब म्यूजियम संग्रहालय की यहाँ पे बात हो रही है, तो उससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं देखो आपके। अगर पूछे देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय, ये बनेगा लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला रखी गई हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर खुला? तिरुवनंतपुरम। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय ये कहाँ पर आपको मिलेगा? दिल्ली के हुमायूं के मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में, जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन मोदी जी ने किया था महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय आपको मिलेगा वाराणसी में। नितिन गडकरी जी ने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? पुणे। सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी राजस्थान के ब्यावर में। उसके अलावा भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? अभय प्रभावना, जो कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में बनाया गया है। और प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया। आपको ये भी बता दूं कि 2023 में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय किया गया था। और पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, ये गुजरात के वडनगर में आपको मिलेगा। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। INS गुलदार को इसके लिए डुबोया जाएगा। और भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली के मौसम विज्ञान भवन में। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय ये आपको मिलेगा मोतिहारी बिहार में। और बिहार के वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो संग्रहालय म्यूजियम से संबंधित ये सारे आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हो गए, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत को 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य कब तक की अवधि के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा 2026 से 2028 तक, 3 सालों के लिए, 2026, 27, 28 के लिए। तो याद रखेंगे, अभी भारत को कौन सी बार? 7वीं बार ह्यूमन राइट काउंसिल का सदस्य चुना गया है। और भारत को 2026 से लेकर 2028 तक के कार्यकाल के लिए इसका सदस्य चुना गया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें, स्थापना होती है 15 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा। इसका काम होता है दुनिया में ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना। और इसके प्रेसिडेंट है जर्ग लेबर। इसमें 47 मेंबर होते हैं जिन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जैसे कि भी भारत को 3 साल के लिए चुना गया है। और इसमें हर एक रीजन को एक पर्टिकुलर अमाउंट सीट दी गई है, तो उन क्षेत्र में से अलग अलग देशों को इलेक्ट किया जाता है। अब भारत से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा कि भारत अभी किन किन कारण से न्यूज़ में था। वैसे आप जानते हो, चलो ये आपके लिए प्रश्न देता हूं मैं, होमवर्क प्रश्न, कि अभी यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थायी प्रतिनिधि कौन है। बाकी देखो, अभी भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी उपाध्यक्ष चुना गया था, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में। और भारत और मोरक्को को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है।
मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में पहले स्थान पे चाइना है, फिर अमेरिका, फिर भारत है। लेकिन सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहले पर अमेरिका है। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया था। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत को चुना गया और इस संगठन का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। उसके अलावा भारत को नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए भी चुना गया था और भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता करेगा। 14वीं ADMM प्लस आतंकवाद रोधी बैठक 2025 का आयोजन हुआ भारत में, नई दिल्ली में। ADMM मतलब हो गया आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग और भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया। सह अध्यक्षता मलेशिया ने की थी। उसके अलावा भारत 2024 में किस शहर में FDI का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना था? दुबई। पायलटों के लिए EPL इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना था भारत, पहला चीन है। भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की थी? 24%। मतलब जो सैलरी जिनकी 1 लाख थी वो 1,24,000 हो गई। ठीक है, तो इन सब कारण से भारत न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार ये 2025 का भी किसे दिया गया? एक्चुअली में आप देखोगे, अगर डेली आप हमसे जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न ऑलरेडी हम शायद मार्च या अप्रैल के महीने में पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी और अभी दिया जा चुका है। तो एक बार फिर से ये न्यूज़ में है तो मैं आपको करा रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा मसाकी काशिवारा। तो एबेल पुरस्कार की बात करें, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और नॉर्वे के राजा के द्वारा ये दिया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पे रखा गया था इस पुरस्कार का नाम, और गणित की फील्ड में दिया जाता है। इसकी यानी कि पुरस्कार स्थापित हुआ था 2002 में, पहली बार 2003 में ये दिया गया था। पहली बार किसे दिया गया था? जीन पियरे सेरे को, जो कि फ्रांस से थे। इसमें पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन। क्या किसी भारतीय को यह अवार्ड अभी तक मिला है? तो एक बार मिल चुका है, एकमात्र भारतीय हैं, भारतीय गणितज्ञ SR श्रीनिवास वर्धन। 2007 में उनको मिला था। तो ये पॉइंट भी हम ध्यान रख सकते हैं, एकमात्र भारतीय इस अवार्ड को पाने वाले हैं ये। और अभी 2025 का जो हम बात कर रहे हैं, ये दिया गया जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को। उन्हें ये पुरस्कार बीज गणित यानी कि अलजेब्रा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अच्छा, एक अवार्ड आप और सुनोगे, गणित के क्षेत्र में ही इसको दिया जाता है, फील्ड मेडल अवार्ड उसको कहते हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखना। लेकिन आज हमने एबेल पुरस्कार की बात की है, मसाकी काशिवारा को दिया गया। अब कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये सारे 2025 वाले ही हैं। जैसे कि पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था साईं परांजपे को। बाकी गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को 2023 के लिए मिला। और अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को दिया गया था, लियोनल मेसी उनका नाम है, जो अर्जेंटीना से हैं। तरुण दास सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। एक निशानेबाज मनु भाकर, एक चेस चैंपियन है डी गुकेश, और एक हमारे हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिया गया। उर्वशी सिन्हा, इन्हें अभी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया था इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन को, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो कि हैदराबाद में है, उसको दिया गया था संस्थागत श्रेणी में, व्यक्तिगत में नहीं दिया गया था इस बार। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी उत्तर प्रदेश की रही थी, और मंत्रालय की कैटेगरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय की। और 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया, हिंदी लेखक है छत्तीसगढ़ से। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्री राम कुमार को, वायलिन वादक हैं। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, जिनका संबंध भरतनाट्यम से है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक बुक है जिसका नाम है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड। इस बुक के लेखक कौन है? और आप ध्यान दोगे तो ये बुक मैं आपको कई बार रिवाइज करवा चुका हूं, जो इसका फर्स्ट पार्ट आया था। अब इसका सेकंड पार्ट आया है, सेकंड रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड। तो किसने लिखा है? अनिल चौहान, जो कौन है? भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और इन्होंने ही ये बुक लिखी है। और इसको लॉन्च किया अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, नई दिल्ली में। तो अनिल चौहान जी ने इस पुस्तक में, इस बुक में युद्ध के बदलते तरीकों के बारे में बात की है कि पहले जो युद्ध हुआ करते थे वो हथियारों से हुआ करते थे,
अब युद्ध करने का पैटर्न बदल रहा है, जैसे कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं, डिजिटल युद्ध हो रहा है। तो जो भी इस तरह की बातें हैं वो उन्होंने इस बुक में बताई है। युद्ध के बदलते तरीकों के बारे में इस बुक में इन्होंने चर्चा की है। अब बुक वाला प्रश्न है, कुछ बुक्स एंड ऑथर वाले प्रश्न हम देखेंगे। एक बुक आई थी छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, इसको लिखा था अभिजीत बनर्जी ने। ये बुक अभी किसी एग्जाम में पूछी भी गई थी। और दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी ब्रिंग इट ऑन। और सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड। हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 को लिखा अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस को लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड को संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड को एडिट किया, संपादित किया था डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। इसको लॉन्च किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। द महात्माज मैनिफेस्टो को राजेश तलवार ने। और राष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने अपनी पहली पुस्तक को लॉन्च किया, नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। IM ये बुक है, इसको गोपीचंद हिंदुजा ने लिखा, इसको लॉन्च किया था हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा नमिता गोखले ने। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहली DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो आंसर होगा कर्नाटक। एक्चुअली में अभी देश में पहली बार DNA विधि से या DNA बेस्ड हाथियों की कैलकुलेशन की गई, हाथियों की गणना की गई। और इसके अनुसार भारत में कितने हाथी हैं? 22,446, 22,446। और इनमें सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और साथ में इसमें बताया गया कि पिछले 8 सालों में हाथियों में 25% की कमी हुई है, हाथियों की संख्या में कमी आई है। वरना 2017 में ये संख्या 27,312 थी और अभी 2025 में देखो कितनी हो गई है, 22,446 हो गई है। और कमी का कारण बताया बढ़ता संघर्ष, जो मानव हाथी संघर्ष हो गया, घटते जंगल हो गए, ये सब इनके कारण है। अच्छा, अभी जो संख्या है वो कितनी है? 22,446 हाथी हैं देश में, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 6,000 से ऊपर है 6,013। दूसरे नंबर पे असम आता है, 4,159 है। ये तो राज्यों के हिसाब से बात कर ली। क्षेत्रों के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, लगभग 50% हाथी केवल पश्चिमी घाट में आपको मिलेंगे, लगभग 12,000। अच्छा, हाथियों से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखो, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको याद रखना ही है, 1992 में आया। और हाथी को राष्ट्र विरासत पशु कब बनाया गया था? 2010 में। एक विश्व हाथी दिवस हम मनाते हैं 12 अगस्त को। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 33 है, जिसमें पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा था? सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, जो आपको मिलेगा झारखंड में। और 33वां एलिफेंट रिजर्व ये था तराई एलिफेंट रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का है। एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ पे लगाया गया था? अमेरिका में। और जिम्बाब्वे ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की थी। हाथी एवं पर्यटन महोत्सव मनाया गया था नेपाल में। अच्छा, राजस्थान के किस जिले में हाथी महोत्सव मनाया गया? जयपुर में। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में। और एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी थी वत्सला, जिसका भी निधन हो गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां पे। 100 वर्ष से ज्यादा इसकी आयु थी वत्सला की। गज मित्र योजना ये शुरू की थी असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए। तो हाथियों से ही संबंधित ये इतने सारे प्रश्न आपके बनते हैं करंट अफेयर्स में, मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री हैं हमारे, उन्होंने अभी 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो रेल मंत्री हैं कौन है? अश्विनी वैष्णव। अभी इन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी, अंग्रेजी में बोलोगे तो इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। ये इसका 16वां संस्करण था, यानी कि 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी। इसका आयोजन करने का उद्देश्य है रेलवे क्षेत्र में नवाचार, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना। मतलब भारतीय रेलवे में हो रहे परिवर्तन और विकास को यहाँ पर दिखाया गया। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1989 में। अभी 16वां संस्करण हुआ 2025 में, नई दिल्ली में हुआ। आयोजन किया भारतीय रेलवे और भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। रेलवे की बात है, रेलवे से ही कुछ प्रश्न मैं आपको चलो रिवाइज करा दूं लगे हाथ।
तो अभी राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनी थी मिजोरम की कैपिटल आइजोल। 100% रेल मार्ग को विद्युतीकृत इलेक्ट्रीफाइड करने वाला 24वां राज्य बना गुजरात। वैसे भारतीय रेलवे का फुल इलेक्ट्रीफाइड होने का, पूरी तरह से विद्युतीकृत होने का लक्ष्य है 2025-26 का, और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 का है रेलवे का। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन ये बन रहा है गुजरात के दाहोद में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा नवी मुंबई में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये कहाँ शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में चलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना ये शुरू हुई थी फरवरी 2023 में। और रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये बनाया जापान ने। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहाँ पर खोली? मानेसर हरियाणा में जिसका प्लांट है वहाँ। मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट बिहार के सारण जिले में है। पहली बार यहाँ पर बने निर्मित इंजन ये विदेश में एक्सपोर्ट होंगे। किस देश में? गिनी में। और गोमती नगर रेलवे स्टेशन याद रखना ये है उत्तर प्रदेश का, और अभी ये उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, सब पॉइंट्स ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वन रक्षक परियोजना को 25 वर्ष पूरे हो गए। ये परियोजना कब शुरू की गई थी? तो आंसर होगा सन 2000 में। तो अभी 2025 में वन रक्षक प्रोजेक्ट का ये 25वां साल मनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट सन 2000 में भारत में फॉरेस्ट रेंजर्स को ट्रेनिंग देकर उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए लाया गया था। इस प्रोजेक्ट को वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, वन रक्षक प्रोजेक्ट। तो हमने कहा इसे लॉन्च किया था सन 2000 में, जिसका उद्देश्य था भारत में ऐसी फोर्स बनाना और उसे ट्रेनिंग देना जो प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा कर सके। अच्छा, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को उसी ने लॉन्च किया था, तो ये एक NGO है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ काम करता है, जिसकी स्थापना होती है 1998 में। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे सपोर्ट ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करवा देता हूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका में अपना चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा। इस अनुसंधान स्टेशन का, रिसर्च स्टेशन का नाम क्या होगा? मैत्री 2। और अभी गूगल AI हब ये कहाँ पर शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम में। फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनंत गोयंका। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क कहाँ पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम। और एक बुक है द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड, इसको लिखा है D शिवानंदन ने। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारत के किस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया? गैलेक्साई। उसके अलावा ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया मालदीव। और भारत ने पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 कितने क्षेत्रों के लिए जारी किए? 4। उसके अलावा 11वीं एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 11वें स्थान पे। और आखिरी प्रश्न था कि RBI का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी नियुक्त किया गया सोनाली सेनगुप्ता को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा निकारागुआ। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।